हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जीएस के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि ब्रिटिश संसद का पहला भारतीय सदस्य कौन था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, एम मालाबारी, डी एन वोचा या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और इनको जो है 1892 में यानी कि 1892 में जो है लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद में सदस्य चुना गया था। और इसके अलावा दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ पर दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य। तो हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऑप्शन सी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है अब्दुल गफार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी यानी कि सरहदी गांधी बोला जाता है। तो ये भी आपको ठीक दिया हुआ है। फिर देखिए मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए ऑप्शन बी, जिसमें कि आपको दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, तो हम जानते हैं कि इनको जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ना कि गुरुजी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक है। और दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने मार्क्स का जो है एनालिसिस आप लोग जरूर से कीजिएगा। ठीक है। और अगर आप लोग दोस्तों चाहते हो कि कंप्लीट गाइडेंस के साथ में आप लोग एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी करो, और साथ ही जो है पहले अटेम्प्ट के अंदर अगर आप लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो आप लोग जो है अनअकैडमी के ध्रुव बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो, जो कि आपका एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्लीट बैच कोर्स रहने वाला है। और ये जो है आपका 13 अक्टूबर से बैच शुरू हो चुका है, जिसमें कि डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। इसकी लिंक जो है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। और अगर आप लोग इस बार के कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग जो है मिशन वर्दी बैच के अंतर्गत हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपके 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चल रही है। और ये जो है क्लासेस रोज शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, जिसमें कि दोस्तों इन एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और मेरी क्लास जो है यहाँ पर आपके 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होती है। ठीक है। ये हमारी 1 घंटे की स्पेशल क्लास होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास में आना चाहते हो, तो इस क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज में लेना होगा, जो कि है आपके डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, अगर आप लोग इस रेफरल कोड को यूज लोगे, तो आप लोग जो है इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाओगे। ठीक है। और इन क्लासेस की लिंक जो है वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जो है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को जो है क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप लोग जो है अनअकैडमी के किसी भी प्लस कोर्स में इनरोल करते हो, तो अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड डिफेंस पॉइंट यूज करते हैं, तो उससे जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, एयरफोर्स और नेवी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखिए ऑप्शंस हैं एम के गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी मौलाना ए के आजाद। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है इसके लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। वहीं अगर बात करें आपके दूसरे ऑप्शंस को लेकर, तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा आप लोगों को पता ही है कि हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आप लोगों को याद होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है। और जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, तो इनके द्वारा जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके नेवी एमआर में एज इट इज पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन और दीव या फिर चंडीगढ़। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपके लक्षद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और वहीं अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि समाप्ति का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऑफिसर एंट्री के एग्जाम होते हैं उनमें ये जो है अक्सर देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं क्लाइव, कर्जन, डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1848 के अंदर जो है आपके एक नीति अपनाई थी जिसको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि समाप्ति का सिद्धांत कहा गया था। इसके अनुसार क्या होता था कि अगर कोई भी भारतीय राजा जिसके पास अपना कोई जायज उत्तराधिकारी नहीं है ना, तो उसको जो है अपनी सारी संपत्ति को मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करना होता था। ठीक है, तो इसी नीति को जो है हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत या फिर जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया। तो देखिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या 6 और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में पहली बार सिविल सेवाओं को इंट्रोड्यूस किया या फिर प्रवर्तित किया। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, और इन्होंने ही जो है भारत में सिविल सेवाओं को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। और आप लोगों को पता ही होगा कि पहली बार जो है आईसीएस एग्जाम क्रैक करने वाले कौन थे, तो आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा निर्धारण इनमें से किसने किया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको हम लोग जो है रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और इसका जो निर्धारण है ना, ये ब्रिटिश वकील थे एक सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, जिनके नाम पर इस सीमा का नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य जो है बिष्ट दोआब फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि दोआब किसको बोला जाता है। तो किसी भी स्थान पर जो है परस्पर मिलने वाली दो नदियों के बीच में जो स्थित मैदानी भाग होता है ना, उसको जो है हम लोग दोआब बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए बिष्ट दोआब के बारे में पूछा जा रहा है, तो सतलज और व्यास नदी के बीच का जो दोआब है ना, तो उसको जो है हम लोग बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जो है ये इनमें से किसे जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा की बात हो रही है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है ना, ये लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है और ये जो है मतलब कि हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर बात करें कि ये किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा कि ये जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों इसके अलावा नाथुल्ला का जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इस बार ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जोजिला वाला। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा स्पेशली ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना जो है वो इनमें से कौन से शहर में की गई थी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं सूरत में, ट्रोम्बे में, तारापुर में या फिर शोलापुर में। तो यहाँ पर देखिए काफी लोग गलती कर देते हैं, इसमें जो है ट्रोम्बे को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना। ठीक है ना, तो पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है ना, ये तारापुर महाराष्ट्र में 1968 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 11 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नियरेस्ट सिटी कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास में रायपुर, इम्फाल, आइजोल या फिर अगरतला। तो देखिए कर्क रेखा जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है। ठीक है, और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है,
और दोस्तों ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। और वहीं अगर देखा जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजोल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो प्रारूप है वो सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी पंडित मोतीलाल नेहरू। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए थोड़ी सी ऑप्शंस में गलती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो संविधान का पहला प्रारूप है ना, वो बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इनका, तो आप लोग नाम याद रखिएगा। बी एन राव के द्वारा जो है आपके संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये इनमें से कौन सी तारीख को मनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपके पास ऑप्शन हैं 8 मार्च, 1 मई, 2 अक्टूबर या फिर 14 फरवरी। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देना है और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ये आपके प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास की जो धन्वंतरी पुरस्कार है ये इनमें से कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा, धन्वंतरी यहाँ पर नाम आया है। तो धन्वंतरी पुरस्कार दोस्तों ये जो है ना मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15, ये क्वेश्चन भी जो है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में और साथ ही जो आपका एयरफोर्स का सिविलियन एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपके पास में कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन हैं के एम करियप्पा, ए वैद्य, श्याम मानेकशॉ या ऑप्शन डी सुंदर जी। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, SHFJ मानेकशॉ, जिनको की शॉर्ट में श्याम मानेकशॉ के नाम से जाना जाता है। ये जो है आपके 5 स्टार रैंक यानी कि जो फील्ड मार्शल की रैंक होती है उस तक पहुंचने वाले भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम मानेकशॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि चाइनामैन शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद होगा नेवी एमआर एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो देखिए ऑप्शन है मुक्केबाजी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर जूडो। तो याद रखिएगा कि चाइनामैन जो वर्ड है ना ये आपके क्रिकेट के साथ में रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि वेलिंगटन ट्रॉफी जो है इसका संबंध इनमें से कौन से खेल के साथ में है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं क्रिकेट, नौकायान, पोलो या फिर फुटबॉल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नौकायान। देखिए वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ना इसका रिलेशन आपके जो नौकायान है उससे होती है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए कंफर्म है कि आपके एग्जाम के अंदर जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को जो है आप लोगों को विशेष तौर पे स्पेशली तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वहां से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स हो जाते हैं, तो इनको जो है आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो देखिए आपके पास में ऑप्शंस हैं पेरियार, चंद्रप्रभा, पालामान या फिर तुंगभद्रा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके केरल में पड़ता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है आपके 1982 के अंदर की गई थी, ठीक है। और ये जो है आपके हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे कि काजीरंगा है ना जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है। और जो आपके भरतपुर अभ्यारण्य है वो आपके पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो वैसे ही जो है पेरियार मतलब कि आपके फेमस हो जाएगा हाथियों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 19, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भारत के कौन से शहर में स्थित है।
तो आपके पास ऑप्शन हैं लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये आपके लखनऊ में स्थित है, जो कि देश की अग्रणीय प्रयोगशालाओं में से एक है। और ये जो है आपके CSIR नई दिल्ली के अंतर्गत काम करती है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जवार सागर बांध स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, जवार सागर बांध जो है ना, ये आपके राजस्थान में स्थित है और ये यमुना की जो सहायक नदी चंबल है ना, उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान में हो जाएगा ये। कौन सी नदी पर? तो चंबल नदी के ऊपर। ठीक है, जो कि आपके यमुना की सहायक नदी है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता ही है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सिपकिल्ला दर्रा है, ये इनमें से कौन से राज्य के अंदर पड़ता है। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।